प्रश्न 8। अभाज्य गुणनखंडन की विधि से निम्नांकित में प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8 है 33 और 6030। तो 33 और 6030 का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे सबसे पहले 33 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 6030 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 33 जो है 3 से लग रहा है, 11 या 33, ठीक है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। अब 6030 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट रहा है 6030, तो 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 2 पचे 10। तो 2 से 6030 को भाग देंगे तो 3015 आएगा। अब 3015 जो है 3 से कट जाएगा, 3 गुना 1 3, 3 पचे 15। तो 3015 को 3 से जब भाग देंगे तो 1005 आएगा। अब 1005 को फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 लगेगा, एक इधर गया 10 हो गया, 3 तिहाई 9, एक इधर गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15। अब 335 आ गया, तो 335 जो है 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 छक 30, 3 इधर गया 35 हो गया, 5 सते 35। तो 67 पचे 335 होता है। 67 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 11, 11 तिया 33 होता है। अब 6030 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 67। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 67, ठीक है। दोनों का गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों का गुणनखंड। अब देखिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या दोनों में आ रहा है? देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। 33 के गुणनखंड में भी 3 है, 6030 का गुणनखंड में भी 3 है, तो 3 हो जाएगा दोनों का मसा, यानी महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मसा लिखते हैं, तो मसा बराबर 3 आ गया, यानी 33 और 6030 का मसा हो जाएगा 3। प्रश्न 9 में है 18 30 और 42। 18 30 और 42। तो 18 30 और 42 का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 18 का पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फिर 30 का करेंगे, फिर 42 का। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 18 2 से कट रहा है, 9 दूना 18, 9 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 21 दूना 42, 3 सते 21। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, सबका यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी आया है। 42 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 7।
तो 42 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 7। तो देखिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। 3 3 9 9 दूना 18, 5 3 15 15 दूना 30, 7 3 21 21 दूना 42। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड इस तरह कर लेंगे। अब तीनों का गुणनखंड में जो संख्या मिल रहा है वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो लिखेंगे अतः मस बराबर, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो तीनों में होना चाहिए वही संख्या यहाँ पे मस होगा। तो 2 2 2 तीनों में है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 3 भी तीनों में है, 3 3 3, देखिए तीनों का गुणनखंड में है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, 5 इसमें है लेकिन ये दोनों में नहीं है, 7 इसमें है लेकिन ये दोनों में नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे अब। तो इसका मासा हो गया 2 गुना 3 यानी 6। तो 18 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक हो गया 6। 18 30 और 42 का मासा क्या हो गया 6। प्रश्न 10, 8 12 16 तथा 8 12 16 तथा 24। तो इसका मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 8 का कर लेते हैं, फिर 12 का करेंगे, फिर 16 का, फिर 24 का। ठीक है, तो देखिए 8 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 12 का 2 छक 12, 2 तिया 6, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे चारों का, 8 12 16 और 24 का। अब सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। 12 का 2 गुना 2 गुना 3। 16 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इस तरह से चारों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो मासा क्या हो जाएगा, तो चारों का अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या होगा वही मासा होगा। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2 इसमें भी, फिर से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 गुना 2 देखिए सब में है, 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 क्या होता है 4। ठीक है, और देखिए 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें, देखिए एक और 2 है लेकिन इसमें एक और 2 नहीं है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, बाकी सब में नहीं है। तो 2 गुना 2 जो है सब में है। देखिए 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है। तो 2 गुना 2 मतलब हो गया 4। तो 8 12 16 24 का मासा क्या हो जाएगा 4। मासा यानी महत्तम समापवर्तक।
प्रश्न 11, 51, 85 तथा 136। 51, 85 तथा 136, ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, 51 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 85 का करेंगे, फिर 136 का। तो देखिए 3 से लग रहा है 17 तिया 51, 17 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। 5 से लग रहा है, 5 गुना 1 5, 5 सते 35, यानी 17 पचे 85। ठीक है, अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 अठी 16, 68 दूना 136, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 17 दूना 34। तो इस तरह से तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 51 बराबर कितना आया, 3 गुना 17। 51 बराबर 3 गुना 17। 85 बराबर 5 गुना 17 और 136 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। ठीक है, तीनों का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके लिख लिए हैं। अब देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, तीनों में जो संख्या मिलेगा उसी वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक यानी मस। तो देखिए 17 17 17 तीनों में है। ठीक है, तो मासा हो जाएगा 17। 51, 85 और 136 का मासा क्या हो जाएगा 17। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ 3 है लेकिन ये दोनों में 3 नहीं है, 5 है इसमें, बाकी कोई में 5 नहीं है, इसमें 2 है, इस कोई में 2 नहीं है। तो 17 तीनों में है तो मासा हो जाएगा 17। प्रश्न 12, 90, 125 और 380। तो तीनों का पहले गुणनखंड करेंगे। दो से लग रहा है 45 दूना 90, अब 3 से लगेगा 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15, ये देखिए 5 से लगेगा 25 पचे 125, 5 पचे 25, 2 से लग जाएगा 190 दूना 380, 2 से लगेगा 2 नमा 18, 2 पचे 10, यानी 95 दूना 180 190, 95 दूना 190, 5 से लग जाएगा 19 पचे 95, 19 क्या है अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबका अभाज्य गुणनखंड जो आया है। 90 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 125 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 380 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 19। तो इस तरह लिख लेंगे। तो मसा क्या हो जाएगा, मसा बराबर हो जाएगा
देखिए तीनों में जो मिल रहा है वही मासा होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। ठीक है, तीनों में 5 है सिर्फ, बाकी 3 है इसमें लेकिन 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। तो तीनों में जो रहेगा वही मासा होगा। तो 5 तीनों में है, यानी 90, 125 और 380 का मासा हो जाएगा 5। प्रश्न 13, 49, 91 और 112। 49, 91 और 112। तो इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। उनचास 7 से कट रहा है, 7 7 49, 91 भी 7 से कटेगा, 13 7 91, 112 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 56 दूना 112 आया, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 28 दूना 56, 14 दूना 28, 7 दूना 14। ठीक है, तो इस तरह से तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 49 बराबर कितना आया, 7 गुना 7, 91 बराबर 7 गुना 13, 112 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो मसा क्या हो जाएगा, तीनों में जो मिल रहा है वही मसा होगा। तो देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो मसा क्या हो जाएगा, 7 होगा। तीनों का गुणनखंड में जो संख्या होगा वही मसा होगा। तो 7 7 7 तीनों में है, तो 49, 91 और 112 का मसा हो जाएगा 7। प्रश्न 14, 81 54, 81 54 और 18। तो इन तीनों का मसा निकालना है। तो तीनों का पहले गुणनखंड करेंगे। तीन से कट रहा है, 27 तिया 81, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, 2 से कट रहा है, 27 दूना 54, फिर 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 81 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना, 81 बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 18 बराबर हो जाएगा
2 गुना 3 गुना 3, तो मासा अब देखिए तीनों का गुणनखंड यहाँ पे लिख लिए हैं, तो तीनों का गुणनखंड में जो मिल रहा है वही इसका मासा होगा। तो देखिए 3 गुना 3 इसमें भी है, 3 गुना 3 इसमें भी है, 3 गुना 3 इसमें भी है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा मासा। 3 गुना 3 मतलब 3 तिहाई 9, तो 81, 54 और 18 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक होगा 9। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन की विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे।